नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई सेशन में स्वागत है। तो आज हम एक मैराथन लेकर आए हैं दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम भाग 1 से भाग 3 तक पूरा कंप्लीट क्लास करेंगे, जो पॉलिटी का मैराथन होने वाला है दोस्तों। तो अंत तक बनेगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि भाग 1 से भाग 3 तक हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो भाग 1 से भाग 3 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, क्योंकि इसको हम इतने डीप से पढ़ेंगे कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। और इसके बाद हम दोस्तों पूरा मैराथन का हम कंप्लीट MCQ लेकर आएंगे। तो हमें ज़रूर सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आपका तैयारी अच्छे से हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने टॉपिक की ओर। तो आज हम जानेंगे दोस्तों भाग 1। तो भाग 1 में क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो आज हम इस भाग को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे दोस्तों, भाग 1 को। और भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है। भाग 1 में टोटल 1 से लेकर 4 अनुच्छेद है, यानी कि 4 अनुच्छेद है दोस्तों, जिसको हम एक ही वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इससे अगले क्लास में दोस्तों जो भाग 1 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उसको मैं आपको हल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम इसका पूरा डिटेल से समझेंगे कि भाग 1 में क्या है, जो 1 से 4 तक अनुच्छेद है उसमें क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों। तो आप यकीन मानिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख लीजिए ना, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसको दोस्तों हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम रटना नहीं है दोस्तों, हम अच्छी तरह से समझेंगे ट्रिक वाइज। तो बिना देरी किए चलते हम अपने प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों भाग 1 में क्या दिए गए हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है किसमें? भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक हैं। भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 में यह दिए गए हैं कि भारत राज्यों का एक यूनियन है। भारत राज्यों का एक यूनियन है। भारत राज्यों का जो यूनियन है उसके बारे में ही चर्चा किया गया है। अगर आप भारत राज्यों का एक यूनियन है उसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो इसकी चर्चा अनुसूची 1 में किया गया है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े होते हैं उसको अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। इसमें केवल भारत राज्यों का एक यूनियन है उसके बारे में ही चर्चा किए गए हैं। इसका सारा कंप्लीट डिटेल अनुसूची 1 में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का एक यूनियन है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित परिषद हैं। देखिए दोस्तों इसमें परिसंघ यानी कि दोस्तों देश आसानी से टूट सकता है। परिसंघ देश आसानी से टूट सकता है, और संघ में कोई भी देश अलग हो सकता है, और यूनियन में इसमें कोई भी राज्य हट नहीं सकता। यानी कि हमारा भारत देश दोस्तों एक यूनियन है जिसमें कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, देखिए एक बार फिर से देखते हैं भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 1 में यह दिए गए हैं कि दोस्तों भारत राज्यों का एक यूनियन है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जिसमें पहला परिसंघ यानी कि देश आसानी से टूट सकता है, और संघ में कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में दोस्तों कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो हमारा भारत देश एक यूनियन है, संघ नहीं है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 2। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। मतलब कि दोस्तों संसद के पास इतना पावर दिया गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद के बाद इतना पावर है कि कोई भी विदेशी राज्य को अपने राज्यों में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 के तहत संसद विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सबसे पहले 16 मई 1975 में सिक्किम को मिलाया गया था। यानी कि दोस्तों हमारे संसद के पास इतने शक्ति दिया गए हैं कि वो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि इसमें भी संसद को इतना पावर दिया गया है कि दोस्तों वर्तमान में जो राज्य है उसमें परिवर्तन कर सकता है। उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसको अलग कर सकता है। जैसे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत।
और बिहार से झारखंड को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि दोस्तों संसद को इतना पावर दिया गया है कि वो किसी भी राज्य को अलग कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, और अनुच्छेद 2 में संसद विदेशी राज्यों को मिला सकता है। और दोस्तों 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया था। 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया था और इसे तोड़ने की सिफारिश की थी। किसे तोड़ने की? पेप्सू एक बहुत बड़ा राज्य था दोस्तों, इसी को तोड़ने के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1966 में इस गठन का आयोग किया गया था, और इसमें बोला था कि दोस्तों जो पेप्सू राज्य है उसको तोड़ने की सिफारिश की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जब पेप्सू राज्य का विभाजन हुआ तो जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उसे हिमाचल प्रदेश राज्य में बांट दिया गया, और जहां पर हिंदी बोले जाने वाले राज्य हैं उसको हरियाणा में बांट दिया, और जो पंजाबी बोले जाने वाले राज्य हैं उसको पंजाब में बांट दिया, और जो दोनों की राजधानी होती है उसे चंडीगढ़ में बांट दिया गया। दोस्तों पेप्सी को 4 राज्य में तोड़ दिया गया। पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य उनसे हिमाचल प्रदेश, हिंदी बोले जाने वाले राज्य उनसे हरियाणा, पंजाबी बोले जाने वाले उनसे पंजाब, और दोनों की राजधानी से चंडीगढ़। और जब दोस्तों भारत आजाद हुआ था उस समय 4 राज्य थे। जब भारत आजाद हुआ उस समय 4 राज्य थे। तो हमारा 3 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए, अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, और दूसरा में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं, और अनुच्छेद 3 संसद वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको तीनों अनुच्छेद अच्छे से याद हो गया दोस्तों। और अब हम चलते हैं चौथे अनुच्छेद पे। चौथे अनुच्छेद यह बोलता है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकता। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि दोस्तों जब भी कोई भी विदेशी राज्य को मिला रहे हैं या फिर राज्य में नाम परिवर्तन कर रहे हैं, उसे अलग कर रहे हैं, तो उसको राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते। अगर रोकने की उसमें दाखिल की तो राष्ट्रपति को ही हटा दिया जाएगा दोस्तों, महाभियोग लगाकर। इसलिए राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते जब अनुच्छेद 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो। और इसमें दोस्तों आपको पता है कि आर्टिकल 368 में यह दिया गया है कि दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी कार्य को रोक सकते हैं, लेकिन जब 2 और 3 कार्य कर रहे होते हैं तो इसको हटा दिए गए हैं, ये काम में नहीं आएगा, इसका उपयोग नहीं कर सकते। और स्वतंत्रता के पश्चात 552 रियासत थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय टोटल 552 रियासत थे, जिसमें से 449 रियासत संघ ने शामिल होना स्वतः ही स्वीकार कर लिया। यानी कि जो 549 रियासत थे दोस्तों वो स्वतः ही अपने आप ही अपने मन से ही स्वीकार कर लिया, लेकिन 3 रियासत ने शामिल नहीं हुआ। कौन कौन से रियासत शामिल नहीं हुआ? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इसने हमारे रियासत में शामिल नहीं हुआ दोस्तों। टोटल कितना था? 552, जिसमें से 549 ने शामिल हुआ, 3 ने शामिल नहीं हुआ। लेकिन इसको दोस्तों जो हैदराबाद है उसको पोलो ऑपरेशन यानी कि पुलिस की सहायता से इसको मिलाया गया था। हैदराबाद को पुलिस की सहायता से मिलाया गया था, यानी पोलो ऑपरेशन से मिलाया गया था। और जो जूनागढ़ राज्य है उसको जनमत संग्रह से मिलाया गया था। जूनागढ़ है उसे जनमत संग्रह से मिलाया गया था। और जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों उसे विलय पत्र से मिलाया गया था। यानी कि दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए विलय पत्र लिखा था और उसी के अनुसार ही इसे मिलाया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि दोस्तों ये पत्र किसने लिखा था। और हमारे जो राज्य है दोस्तों उसमें टोटल 4 ग्रुप थे, A, B, C और D। A ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे, A ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे, B ग्रुप में टोटल 9 राज्य थे और C ग्रुप में टोटल 10 राज्य थे। तो ये A ग्रुप है दोस्तों, इसमें ब्रिटिश रियासत शासन करते थे। और जो B ग्रुप है इसमें देसी रियासत शासन करते थे। और जो C ग्रुप है उसमें कमिश्नरी स्टेट शासन करते थे। और जो D ग्रुप है दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेश शासन करते थे। और अगले चलते हैं दोस्तों, देखिए भारत सरकार द्वारा भाषाई आधार पर बनाए गए आयुक्त समिति। हम कुछ इंपॉर्टेंट की जान लेते हैं जो भारत सरकार द्वारा दोस्तों भाषाई के आधार पर बनाए गए आयुक्त समिति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है धर आयोग। धर आयोग कब बनाया गया था? जून 1948 में। इसके अध्यक्ष एस के धर थे। धर आयोग का अध्यक्ष
SK धर थे। इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी कि धर आयोग समिति यह बोलता है कि दोस्तों जो भी राज्य है उसे भाषा के आधार पर के बजाय उसे प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। और उसके बाद आता है JVP आयोग। दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया था। इसका गठन धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया था। जो JVP आयोग का गठन दोस्तों धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए किया गया था। इस आयोग द्वारा भी सिफारिश की गई कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के बजाय प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन इसने भी मना कर दिया दोस्तों, जो भी राज्य है उसे भाषा के आधार पर हम नहीं कर सकते, उसको प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। उसके बाद आएगा दोस्तों फजल अली आयोग। फजल अली आयोग दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली एवं अन्य 2 सदस्य थे। फजल अली के साथ साथ 2 अन्य सदस्य थे, M डिकर और HN कुंजरू थे। M डिकर और HN कुंजरू थे। इस आयोग द्वारा भारत सरकार को 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की गई थी। फजल अली आयोग के द्वारा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद आएगा दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संशोधन अधिनियम 1956 लागू होने के पश्चात 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित का गठन हुआ। 1953 में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाने की सिफारिश की और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद 7वें संशोधन से 1956 में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित का गठन हुआ। अगले चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार भारत संघ में टोटल 14 राज्य बनाए गए थे दोस्तों। अर्थात कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा जम्मू कश्मीर थे। और जो 6 संघ राज्य क्षेत्र हैं दोस्तों, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये 6 संघ राज्य प्रदेश हैं। तो दोस्तों हमारा भाग 1 समाप्त हो गए हैं और इसके बाद जानेंगे दोस्तों हम इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम कल डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम टोटल इसमें से 4 अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। भाग 1 में टोटल 4 अनुच्छेद हैं 1 से 4 तक, जिसको हम अच्छी तरह से जान लिए दोस्तों। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के इसको एक बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो हमें जरूर संपर्क कीजिएगा, हम जरूर इसका सॉल्यूशन देंगे दोस्तों। और अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आज हम भाग 2 के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो भाग 2 में जितने भी अनुच्छेद है उसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम अगले क्लास पर करेंगे दोस्तों। आज हम थ्योरी के बारे में जानेंगे, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इस क्लास में हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है भाग 2, यानी कि दोस्तों जो संविधान में 22 भाग हैं आपको पता है, जिनमें से भाग 1 को कंप्लीट करा चुका हूं और उसके बाद हम भाग 2 को कंप्लीट कराएंगे। तो भाग 2 क्या बोलते हैं दोस्तों? नागरिकता के बारे में दिया गया है भाग 2 में, यानी कि हमें नागरिकता किसके आधार पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कहीं पर हमें नागरिकता छीन लिया जाएगा, इसके बारे में हम पूरा कंप्लीट जानेंगे भाग 2 में। जिसमें दोस्तों भाग 2 में टोटल 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं। जो भाग 2 है दोस्तों उसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक आता है। और भाग 1 में दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है भाग 1 में, और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक। देखिए दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है दोस्तों, यानी कि जो भारत में नागरिकता है दोस्तों उसको ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। नागरिकता का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। जो नागरिकता शब्द है दोस्तों उसका सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था, और ये कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से लाया गया था, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से इसको लाया गया था दोस्तों। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि दोस्तों अगर आप भारत के नागरिकता है तो किसी ने भेदभाव नहीं करेगा,
और नागरिकता एक प्रकार की सुविधा है दोस्तों, और नागरिकता आपको जन्म के समय से ही मिल जाता है, लेकिन इसकी सुविधा आप 18 साल के बाद ही उठा सकते हैं। यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जितनी भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है दोस्तों, वो आपके 18 साल के बाद ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नागरिकता तो आपको जन्म के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ आप 18 साल के हो जाएंगे तभी आपको मिलेगा। और 26 जनवरी 1950 में जैसे ये संविधान लागू हुआ था, यानी कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों, जैसे ही लागू हुआ उसी समय से नागरिकता दे दिया गया है। और अनुच्छेद 5 यही बोलता है कि प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी समय से ही नागरिकता दे दिया गया है दोस्तों। और यही बात इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब अनुच्छेद 6 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 6 क्या बोलते हैं? परमिट लागू। परमिट लागू क्या है दोस्तों, हम बताएंगे। परमिट लागू 19 जुलाई 1948 को किया गया था, यानी कि दोस्तों 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा उसे नागरिकता मिल जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों जैसे कि अदर कंट्री में है और 19 जुलाई 1948 से पहले आएगा ना, तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। और 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा दोस्तों, तो उसके लिए परमिट लागू किया गया है। आप परमिट से रजिस्ट्रेशन कराकर ही आप भारत आ सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 6 यही बताता है कि दोस्तों अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आएंगे तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा, और उसके बाद आएंगे तो आपको परमिट लागू से ही आपको नागरिकता दिया जाएगा। और अनुच्छेद 7 दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि आप 1 मार्च 1947, देखिए दोस्तों हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन उससे पहले जितने भी व्यक्ति इंडिया में था और उसके बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर वह इंडिया में आ गए दोस्तों। तो अनुच्छेद यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया या फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वो इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आएगा, उसको अनुमति देता है अनुच्छेद 7। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले 1 मार्च 1947 को जितने भी पाकिस्तान गए हैं वो इंडिया फिर से दोबारा इंडिया में आ सकता है और उसे नागरिकता दे दी गई है दोस्तों। लेकिन अब अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अभी जो हाल ही में दोस्तों अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 का कोई मतलब नहीं है, इसका कभी भी प्रयोग नहीं होता है, लेकिन परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। और अब चलते हैं अगला अनुच्छेद 8। 8 अनुच्छेद क्या बोलते हैं? भारत विदेश, यानी दोस्तों भारत के व्यक्ति विदेश जा सकते हैं। क्या करने जा सकते हैं? शिक्षा लेने जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, वहां पर बस सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इन सभी चीज कर सकते हैं दोस्तों विदेश में। जितने भी व्यक्ति जो भारत के निवासी हैं वो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं। अनुच्छेद 8 यही देता है कि भारत विदेश में यात्रा कर सकते हैं। अगर आप विदेश गए और विदेश की नागरिकता ले लिए तो आप भारत की नागरिकता खो देंगे। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 8 भारत विदेश शिक्षा नौकरी विदेशी नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खो देंगे। अगर आप दोस्तों नौकरी करने के लिए विदेश गए हैं और वहां का नागरिकता ले लिए तो आप भारत की नागरिकता खो देंगे। अनुच्छेद यही बताता है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता खो देंगे। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या बताया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता, अगर आप भारत की नागरिकता है तो किसी ने आपको भेदभाव नहीं करेगा, और नागरिकता का एक प्रकार सुविधा है, यानी कि नागरिकता हमारे लिए एक प्रकार का सुविधा है। हम जहां भी जाए हमें हर चीज का सुविधा मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें किसी भी कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा और जन्म के समय से ही यह नागरिकता हमें मिल जाती है, लेकिन इसको हम 18 साल के बाद ही इसके उपयोग कर सकते हैं। और 26 जनवरी 1950 में जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसी समय से हमें नागरिकता प्राप्त हो गए दोस्तों। अनुच्छेद 5 यही बताता है। और अनुच्छेद क्या बताता है? अनुच्छेद 6 परमिट लागू 19 जुलाई 1948 को हुआ था, यानी कि 19 जुलाई
1948 से पहले जितने भी व्यक्ति भारत आएंगे उसको नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा दोस्तों तो उसको परमिट लागू से ही नागरिकता दिया जाएगा, और वो भी 6 महीने के बाद। जब आप आज रजिस्ट्रेशन कराएं दोस्तों, उसके 6 महीने बाद आपको बताया जाएगा कि आपको भारत की नागरिकता मिला है या नहीं। और अनुच्छेद 7 यह बताता है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जो 1947 से पहले जो पाकिस्तान चला गया है इंडिया से, और पाकिस्तान से फिर वो इंडिया आ रहे हैं, उसको नागरिकता दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 यही बताता है। और अनुच्छेद 5, 6, 7 हमारे लिए अभी कोई काम की नहीं है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनुच्छेद 8 क्या बताता है, जितने भी भारत के व्यक्ति हैं वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं, सभी चीज कर सकते हैं दोस्तों। और अनुच्छेद यह बताता है कि अगर आप इनमें से किसी भी के लिए गए हो और वहां का नागरिकता ले ली तो आप भारत का नागरिकता खो देंगे। अनुच्छेद 9 यही बताता है। और अगला चलते हैं अनुच्छेद 10, नागरिकता की सुरक्षा। इसमें यह बताया गया कि दोस्तों अनुच्छेद 10 में अगर आप जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करेंगे तब तक आपका नागरिकता बची रहेगी। मतलब कि आप जब भी देशद्रोही काम करेंगे दोस्तों तो आपकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 10 में यही बताया गया है कि जब तक आप देशद्रोही काम नहीं करोगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 11 बताता है कि दोस्तों ये 11 है दोस्तों, ये इसमें मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून, यानी कि दोस्तों जितने भी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाना होता है वो संसद द्वारा बनाया जाएगा। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बिना संसद के पास हुए नहीं बन सकता, यानी कि जितने भी कानून हैं वो संसद के द्वारा ही पास करके बनाया जाएगा। उस कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करता है दोस्तों। उस कानून का मसौदा गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और कानून को संसद बनाता है। हमें यही बताया गया है अनुच्छेद 11 में, यानी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाएगा वो संसद के द्वारा बनाएगा और ये मसौदा को गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम भाग 2 को आज पढ़े हैं जिसमें से टोटल 5 से 11 अनुच्छेद हैं, उसको अच्छी तरह से हम जान लिए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नागरिकता है दोस्तों उसके कितने विधि हैं, हमें किस किस प्रकार से हमें नागरिकता दिया जाएगा और इसमें कितने संशोधन हुआ है, संशोधन में क्या क्या हुआ है, पूरी तरह से हम जानेंगे। और आपसे एक अनुरोध है दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मजबूर होना पड़े और आप लोगों के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आ सकूं दोस्तों। अगर आप RRB NTPC और SSC GD के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा मैं आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए। अगर आप मुझे फॉलो किए ना तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कंप्लीट सिलेबस को करूंगा दोस्तों, यानी कि जितने भी सिलेबस हैं उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, GK GS करंट अफेयर, सारा सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। बस मुझे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, जो नागरिकता भाग 2 हैं उसमें 5 विधि दिया गया है, तो आज हम जानेंगे इस 5 विधि के बारे में कौन कौन सी विधि दिया गया है। देखिए दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, यानी कि जो नागरिकता का अधिनियम है दोस्तों वो 1955 में लागू किया गया था, जिसमें टोटल 5 विधि दिया गया है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। और इसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 1955, 1992, 2003, 2005 और 2019 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। तो हमारा सबसे पहला विधि है दोस्तों, जन्म के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जन्म के आधार पर जो नागरिकता दिया गया है ना वो बहुत मिसयूज हुआ है। कैसे मिसयूज हुआ है, देखिए जो विदेश की लड़की हैं वहाँ पर तो गर्भ होते हैं, लेकिन जब वो भारत में आकर जो बच्चे को जन्म देता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा मिसयूज हुआ है दोस्तों। जो बाहर के लोग आ करके इंडिया में जो बच्चे डिलीवरी होता है उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाता है, लेकिन इसको रोकने के लिए दोस्तों सबसे पहला संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था, 1986 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। और उसमें यह बताया गया कि दोस्तों माता पिता भारत की नागरिक होना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई भी एक, चाहे माता हो या पिता हो, वो भारत के नागरिक होना चाहिए।
1986 में यही संशोधन किया गया था। लेकिन जब संशोधन नहीं हुआ था दोस्तों, उस समय जन्म के आधार पर ही नागरिकता दे दिया जाता था। लेकिन उसमें बहुत सारा मिसयूज हुआ, जो बाहर के लोग आकर के यहाँ जो बच्चे डिलीवरी होते हैं उसको भारत की नागरिकता दे दिया जाता था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पहला संशोधन किया गया 1986 में, जिसमें माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारत की नागरिकता हो। तो हमारा पहला विधि यही बोलता है दोस्तों। और हम चलते हैं सेकंड विधि पे। देखिए, अब सेकंड विधि में दोस्तों वंश के आधार पर नागरिकता दिए गए हैं, यानी कि हमारा जो नागरिकता है दोस्तों वो हमें वंश के आधार पर दिया जाता था। और कैसे दिया जाता था? पिता के आधार पर, यानी हमारे जो पिता है दोस्तों उसके आधार पर ही हमें नागरिकता दिए गए हैं। और पिता को दोस्तों हमारे दादा के वंश के आधार पर दिया जाता है। और जो पहले के लोग हैं दोस्तों उसको जन्म के आधार पर नागरिकता दिए गए हैं, उसके बाद वंश के आधार पर हमें नागरिकता मिला गया है। इसमें दोस्तों एक और त्रुटि हुआ, जब इसमें पिता के आधार पर ही नागरिकता दिया जाता था। लेकिन 1992 में एक और संशोधन किया गया। इसमें क्या संशोधन किया गया? इसमें बोला गया कि माता के आधार पर भी नागरिकता होनी चाहिए। पिता के आधार पर तो था, लेकिन माता के आधार पर भी नागरिकता होनी चाहिए। विधि 2 में यही बताया दोस्तों, वंश के आधार पर पहले पिता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन अब 1992 संशोधन के बाद पिता के आधार के साथ साथ माता के आधार पर भी हमें नागरिकता दिया जाएगा। विधि 3 में यह बताया गया कि दोस्तों पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा, ये गलत है दोस्तों, ये पिता लिखा है वो। पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा पंजीकरण के आधार पर? देखिए, मान लीजिए कोई विदेशी आया है यहाँ पर विवाह कर लिए, नौकरी कर ली, लेकिन उसको 7 साल तक यहाँ स्थायी रहना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि 7 साल तक आप भारत में स्थायी रूप से रहेंगे, उसके बाद आपको पंजीकरण करना होगा, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगा। विधि 3 यही बताते हैं कि दोस्तों जो भी विदेश के भारत में नागरिकता लेना चाहता है उसको 7 साल तक स्थायी रहना होगा, चाहे वे विवाह के माध्यम से हो या नौकरी के माध्यम से हो, उसके बाद ही वे पंजीकरण करा सकते हैं भारत की नागरिकता पाने के लिए। विधि 4 में यह बताता है कि देशीकरण के आधार पर, यानी देशीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? ये लंबा प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, आपको 10 साल तक आपको स्थायी निवास करना होगा, और इसके साथ साथ आपको भारतीय की कोई भी एक भाषा आना चाहिए। भारतीय के कोई भी एक भाषा आपको आना चाहिए, और 10 साल तक आपको स्थायी रहना होगा। कहाँ? भारत में। अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो कला, विज्ञान, इसमें कोई भी एक आपको आना चाहिए। देशीकरण के आधार पर आपको 10 साल तक स्थायी रहना होगा। भारत के कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए। कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में आपको एक निपुण होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी एक के लिए एलिजिबल है तो आपको देशीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता दे दिया जाएगा। और विधि 5 में बताता है कि दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? देखिए, जो पहला हमारा सिक्किम था दोस्तों, जो सिक्किम राज्य था उसको मिलाकर उसमें से जितने भी लोग थे उसको नागरिकता दे दिए गए। यानी कि 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था दोस्तों, और उसी समय वहाँ के जितने भी लोग थे उसको भारत की नागरिकता दे दिया गया। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि अभी कोई भी राज्य को मिलाते हैं, यानी कोई भी विदेशी राज्य को मिलाते हैं, वहाँ के लोग को हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, देखिए, मान लीजिए कोई विदेशी राज्य है, उसको हम हमारे भारत में मिला लेते हैं, और वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं उसको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। यानी कि भूमि के आधार पर वहाँ के लोग को भारत का नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। जो 5 विधि मैं आपको बता दिया हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला तो आपको जन्म के आधार पर दिया जाएगा, जिसमें 1986 में संशोधन करके माता पिता भी भारत की नागरिकता होना चाहिए। उसके बाद वंश के आधार पर दिया जाएगा दोस्तों, जो पिता के आधार पर दिया जाता था, लेकिन 1992 में संशोधन किया, जिसमें पिता के आधार के साथ साथ माता के आधार पर भी आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। और उसके बाद आएगा दोस्तों पंजीकरण के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा, जिसमें आपको 7 साल तक स्थायी रहना होगा, चाहे नौकरी के माध्यम से हो या विवाह करके। और चौथा विधि है वो आपको देशीकरण के आधार पर दिया जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें 10 साल तक आपको स्थायी निवास करना होगा, और इसमें आपको भारत कोई भी एक भारतीय भाषा आना चाहिए।
कला विज्ञान में एक आपको निपुण होना चाहिए। और पांचवा दोस्तों, अर्जित भूमि के आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 16 मई 1975 को सिक्किम को मिलाया था, उसी के आधार पर वहाँ के लोग थे उसको नागरिकता दे दिए गए हैं, यानी कि हम भूमि के आधार पर भी नागरिकता दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, और ये जो नागरिकता है किस कारण हमें छीन लिया जाता है। देखिए, त्याग पत्र से हम अपने नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, हम त्याग पत्र के द्वारा हम नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, बर्खास्त कर सकते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट से अपना नागरिकता ले लिए होते हैं दोस्तों, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। और वंचित, और जिसको छीन लिया जाता है दोस्तों, जैसे कि पागल हैं तो उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा। यानी कि त्याग पत्र, फर्जी, वंचित, इन्हीं के आधार पर आपका जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। जो देश, यानी कि दोस्तों किस देश से लाए गए हैं, जो भारत की नागरिकता संविधान में किस देश से लाए गए हैं, ब्रिटेन से लाए गए हैं। और कितने प्रकार के होते हैं जो नागरिकता है, वो कितने प्रकार के हैं दोस्तों। एक हरी नागरिकता होती हैं। और अधिनियम कौन से अधिनियम में आया था, 1955 अधिनियम में आया था। इसमें पहला संशोधन कब किया गया था, 1986 में किया गया था। और संस्था कौन से संसद से आता है, तो ये संसद से आता है दोस्तों। और ये कौन से मंत्रालय में काम करता है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने प्रतिनिधित्व यानी कि विधि हैं, इसमें 5 विधि हैं दोस्तों। और इस 5 विधि को हम अच्छे तरह से जान लिए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, जो NRI, OCI, ACI जैसे कि बहुत सारे बचा है दोस्तों, उसको हम MCQ के माध्यम से समझेंगे। तो आज के ये हमारा क्लास रहेगा भाग 3, जिसमें हम जानेंगे दोस्तों पूरा कंप्लीट। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। इससे बाकी के अनुच्छेद हैं उसे हम भाग 1 और भाग 2 में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल अधिकार के बारे में, और इसमें कितने आर्टिकल दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और हर आर्टिकल को मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे मूल अधिकार के जितने भी आर्टिकल हैं उसके बारे में। और इसके बाद हम गणित का क्लास भी लेने वाले हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और उस गणित के क्लास में दोस्तों आपको टॉपिक वाइज कराया जाएगा, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करेंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ। आपको देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, हम ऐसे ही ट्रिक बताने वाले हैं, तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आज हम जानेंगे दोस्तों भाग 3 का मूल अधिकार के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 3 क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें टोटल अनुच्छेद 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि ये मूल अधिकार है उसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों अमेरिका नैसर्गिक अधिकार यानी जन्म के समय ही मिल जाता है। जो अमेरिका में नैसर्गिक अधिकार है दोस्तों, वैसे ही हमें जन्म के अधिकार से ही मिल जाता है। जब भी हमारा जन्म होता है तो हमें मूल अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है, किन किन के लिए हमें प्राप्त होता है, जैसे देखिए, हम जमीन खरीद सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। घूम सकते हैं, स्वतंत्र का अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं। धर्म को अपनाने का अधिकार है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकते। और अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है, जो हमारी संस्कृति है उसको हम बचा सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। इससे रिलेटेड बहुत सारे अधिकार हैं दोस्तों जो हमें भाग 3 देता है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, मूल अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि हमारा जो मूल अधिकार है उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। अगर मूल अधिकार के लिए हमें कोई बहस करता है तो हम उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं, मतलब जो हमारा मूल अधिकार है उसको कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं, छीन नहीं सकती हैं, लेकिन इसको कुछ समय के लिए इसको रोक सकती हैं। कैसे सिचुएशन में रोक सकती हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि कहीं पर भी आचार संहिता लगे हैं, चुनाव हो रहे हैं, कहीं पर दंगा प्रसाद हो रहे हैं, वहां पर हम नहीं जा सकते। उस स्थिति में हमारे मूल अधिकार को रोक सकते हैं। कौन रोक सकते हैं, राष्ट्रपति। और टर्मिनेट कौन कर सकते हैं, पूरे निरस्त कौन कर सकता है, संसद है दोस्तों, हमारे मूल अधिकार को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सकते हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 12।
पहला आर्टिकल हमारा स्टार्ट होता है भाग 3 का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या बताए गए हैं, मूल अधिकार की परिभाषा दिए गए हैं, यानी कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उसका परिभाषा किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 बोलता है मूल अधिकार की परिभाषा, राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा, यानी हमारा जो राज्य है दोस्तों वो हमारे मूल अधिकार की रक्षा करेगा आर्टिकल 12 के तहत। और अनुच्छेद 13 में क्या बताए गए हैं, अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब होता है दोस्तों लगाम। अल्पीकरण का मतलब होता है लगाम, यानी कि रोक लगाना। राज्य मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। जो राज्य है वो मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है उस समय के लिए। जो संविधान के पुराना या नया कानून को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी स्थिति में जो नया कानून बन रहा है या पुराना कानून को हटा रहा है, लेकिन किसी भी को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे आर्टिकल 13 के तहत उसे खत्म कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 13 यही बोलता है कि किसी भी कानून को डिस्टर्ब किया जाता है उसे पूर्ण तरीके से रोक लगा दिया जाता है। इसमें राज्य की चर्चा किया गया है आर्टिकल 13 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है वो इंग्लैंड से लिया गया है और जो कानून के समक्ष संरक्षण है वो यूएसए से मतलब अमेरिका से लिया गया है। कानून का सभी को समान संरक्षण है, मतलब जो अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है दोस्तों, जो कानून को समान संरक्षण दिया जाएगा। कानून के आगे हम सब बराबर हैं, यानी कि कानून के आगे दोस्तों हम जितने लोग हैं वो एक बराबर हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष संरक्षण और विधि के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 में यही बताया गया है कि कानून का सभी को समान संरक्षण है, कानून के आगे हम सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 देखते हैं। इसमें बताया गया दोस्तों जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इन चारों के स्थान पर दोस्तों कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इनमें से किसी भी एक में कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 यही बताता है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 यह हमें बताता है कि जितनी भी सरकारी नौकरी है वो हमें समान अधिकार देता है, किसी के लिए हमें भेदभाव नहीं करता। लेकिन दोस्तों कुछ स्थिति ऐसे आती हैं जिसमें इसे भेदभाव करना पड़ता है, जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग प्रदान करता है। कैसे, किस स्थिति में दिया जाता है, देखिए कुछ जाति में दोस्तों आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि SC, ST, इस वर्ग के लिए कुछ आरक्षण प्रदान किया जाता है। क्योंकि ये थोड़ा पिछड़े वर्ग की जाति हैं, इसलिए इसको आगे उठाने के लिए कुछ आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये भेदभाव में नहीं आता है दोस्तों, ये हमारे पॉजिटिव के लिए हैं। तो अनुच्छेद 16 यही बताता है लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में समानता, कुछ विशेष के लिए इसमें आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, कोई भी व्यक्ति किसी भी को छुआछूत नहीं मानेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 यही बताता है। और अनुच्छेद 18 यह बताता है दोस्तों उपाधि का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर आप उपाधि लेते हैं तो अनुच्छेद 18 के तहत उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं दोस्तों जिसे उपाधि दिया जाता है। कौन? सेना, शिक्षा, पुलिस। सेना में जैसे कि बड़े बड़े पोस्ट होते हैं दोस्तों, कर्नल, डॉक्टर, SP, DSP, इसको उपाधि दिया जाता है, लेकिन बाकी कोई उपाधि नहीं लिया जा सकता। देखिए दोस्तों, ये हमारा 18 तक अनुच्छेद कंप्लीट हो चुका है। हम शुरू से एक बार देख लेते हैं। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें जो फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अमेरिकन नैसर्गिक अधिकार जन्म के समय से ही मिल जाता है, जैसे जमीन खरीदना, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अपनाने का अधिकार और अपने संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और मूल अधिकार हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाईकोर्ट जा सकती हैं। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकती हैं, लेकिन संसद दोस्तों किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विशेष परिस्थिति में उसे पूर्णतः रोक लगा दिया जाता है। और अनुच्छेद 12 क्या बोलते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा, मतलब अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दिए गए हैं,
जिसमें राज्य किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार की रक्षा करेगा। और अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है, जिसको रोक लगाना कहते हैं दोस्तों, यानी कि लगाम। राज्य मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान के पुराने या नए कानून को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, और इसमें राज्य की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 15 में विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है उसे इंग्लैंड से लिए गए हैं, जो कानून के समक्ष संरक्षण है उसे यूएसए से लिए गए हैं। कानून को सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा और कानून के आगे हम सब बराबर हैं। और अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 बताते हैं कि दोस्तों लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता, कुछ विशेष के लिए इसमें आरक्षण दिया जाता है, जैसे कि SC ST के लिए कुछ % आरक्षण दिए गए हैं दोस्तों। और अनुच्छेद जो 17 हैं इसमें अस्पृश्यता के बारे में बताए गए हैं, जो छुआछूत, कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकते हैं अनुच्छेद 17 के तहत। और अनुच्छेद 18 में बताए गए हैं उपाधिकरण, मतलब कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। सेना, शिक्षा, पुलिस ये उपाधि ले सकते हैं दोस्तों, जो हाई लेवल का पोस्ट होता है वो उपाधि ले सकता है। देखिए जो अनुच्छेद 14 से 18 तक हैं उसे समानता का अधिकार कहा जाता है। मतलब जो 14 से 18 तक है दोस्तों उसे समानता का अधिकार कहा जाता है। और जो 12 और 13 हैं उसमें तो परिभाषा दिए गए हैं और अल्पीकरण है, लेकिन जो 14 से 18 तक हमारा अनुच्छेद आता है उसे समानता का अधिकार कहा जाता है, जिसमें हमारा समानता के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तो इन आर्टिकल को हम अच्छी तरह से समझेंगे। और कल से दोस्तों मैथ्स का क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम RRB NTPC और SSC GD को जितने भी सिलेबस हैं उसको हम कवर करेंगे। तो कल से हमारा गणित का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसे भी देखना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि हम उसमें अच्छी तरह से आपको समझाएंगे पूरा टॉपिक वाइज, आपका उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है दोस्तों, यानी जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें टोटल 19 से 22 आर्टिकल दिया गया है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 19 क्या बोलते हैं, इसमें 7 टॉपिक दिया गया है दोस्तों स्वतंत्रता से रिलेटेड। और जो अनुच्छेद 19 है उसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, यानी कि जो आर्टिकल 19 है दोस्तों उसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। और जो आर्टिकल 19 है उसमें कौन कौन से पॉइंट को कवर किए गए हैं, देखिए जो सबसे पहले हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 का क्लॉज 1 में दिया गया है। ये क्या बोलता है देखते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया जाता है। अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दिया जाता है, जैसे कि देख सकते हैं हम पुतला जला सकते हैं, मीडिया की स्वतंत्रता दिए गए हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, झंडा लहराने की आज़ादी है, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिकार प्राप्त होता है। तो यही बताते हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्लॉज 2 में क्या दिया गया है, संगठन बना सकते हैं, यानी कि हम अपने संगठन बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 में हम संगठन बना सकते हैं। और क्लॉज 3 में दोस्तों हम सभा आयोजित कर सकते हैं। और कैसे सभा आयोजित कर सकते हैं, हम बिना हथियार के, यानी कि हम जहां भी सभा आयोजित कर सकते हैं वहां पे हमें हथियार के बिना ही सभा आयोजित करने की परमिशन दिया जाता है। तो अनुच्छेद 19 का क्लॉज 3 सभा आयोजित करने के बारे में बताया गया है। और क्लॉज 4 में क्या दिए गए हैं, चारों ओर घूम सकते हैं, यानी हम कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं दोस्तों। और क्लॉज 5 में क्या दिए गए हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, यानी कि हम कहीं पर भी जाकर बस सकते हैं। क्लॉज 5 में यही दिए गए हैं कि हम कहीं पर भी जाकर बस सकते हैं। और 6वां में क्या दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार भी हमारा एक अधिकार है, जिसको दोस्तों मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन करके 1978 में संपत्ति का अधिकार को कानून का अधिकार कर दिया गया है। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, संपत्ति का अधिकार हमारा अधिकार था, लेकिन जब गवर्नमेंट कहीं पर भी जहाँ पर 4 लाइन बनाना होता है या फिर रेल लाइन बनाना होता है दोस्तों, तो जहाँ पर भी कोई एक छोटा सा भूमि आ जाते हैं, लेकिन जो संपत्ति का जो मालिक होता है वो उसे नहीं देते हैं, तो उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए दोस्तों जो मोरारजी देसाई हैं उन्होंने 44वां संशोधन करके 1978 में जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानून का अधिकार कर दिया गया है।
लेकिन दोस्तों जब उस संपत्ति को जब सरकार लेना चाहते हैं तो उसके सरकारी रेट से 3 से 4 गुना उसको मुआवजा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्लॉज 7 यानी कि अनुच्छेद 19 का क्लॉज 7 क्या बोलते हैं? व्यवसाय का अधिकार। हम कहीं पर भी जाकर के धंधा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई हमें रोक टोक नहीं है। तो देखिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लास 1 क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और क्लास 2 में संगठन बना सकते हैं। क्लास 3 में सभा आयोजित कर सकते हैं बिना हथियार के और चारों ओर घूम सकते हैं। और 5वां में भारत में कहीं पर भी बस सकते हैं। और 6वां में संपत्ति का अधिकार दिए गए हैं, जिसको 44वां संशोधन करके कानून का अधिकार कर दिए गए हैं। और 7वां में हम व्यवसाय का अधिकार प्राप्त हैं। तो ये था दोस्तों हमारे आर्टिकल 19 का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। ये परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको आप याद रख लेना है। अगला चलते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में यह दिए गए हैं दोष सिद्धि संरक्षण। दोष सिद्धि संरक्षण मतलब दोस्तों बिना दोषी के सजा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि संरक्षण, बिना दोषी के सजा नहीं दे सकते। इसमें 3 पॉइंट को कवर किए गए हैं। पहला सजा, देखिए दोस्तों सजा है उसे टाइम पर दिया जाएगा। जिसने भी अपराध किया है उसको सजा कानून के हिसाब से ही दिया जाएगा। जैसे देखिए एक उदाहरण के लिए समझते हैं। देखिए जब 2000 में किसी ने एक घटना किया है, मान लीजिए कोई चोरी का अपराध मुकदमा दायरा किया गया है और उस समय फांसी की सजा दिया जाता है दोस्तों, उस समय फांसी की सजा दिया जाता है। लेकिन अब 2020 में वही व्यक्ति का केस चलते चलते 2020 तक हो गया है, लेकिन इस समय में 20 साल का सजा दिया जाता है। तो इसको दोस्तों जब वह व्यक्ति अपराध किया है उसी समय से ही जो भी कानून लागू था उसी को आपको अपराध दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2000 में जो फांसी का सजा दिया जाता था उसी को यहाँ पर दिया जाएगा, 2020 के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा दोस्तों। मतलब जो समय में अपराध किया है उसी समय में जो सजा अवेलेबल है उसी को दिया जाता है। और उसके बाद चलते हैं एक गलती, मतलब एक गलती के लिए एक बार सजा दिया जाता है। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति मान लीजिए चोरी कर लिया है, चोरी करके उसको 20 साल तक का सजा सुना दिया गया है और जब वो सजा काट करके फिर से घर वापस आते हैं तो कोई उसे फिर से दोबारा सजा नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि एक गलती के लिए केवल एक बार ही सजा होगा, उसको उसी गलती के लिए बार बार सजा नहीं दिया जाएगा। हाँ लेकिन जब वो व्यक्ति जब जेल से वापस आते हैं तो कोई भी गलती करते हैं, मान लीजिए फिर से वो चोरी चपाट करते हैं दोस्तों, तो उसको फिर से सजा दिया जाएगा। और अगला देखते हैं गवाही। गवाही यानी कि खुद नहीं दे सकते, अपने आप गवाह नहीं बन सकते, मतलब अपने के सपोर्ट में आप गवाही नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 20 से ही बताए गए हैं कि दोष सिद्धि संरक्षण, बिना दोषी की सजा नहीं दे सकते, टाइम पर कानून के अनुसार सजा दिया जाएगा, एक गलती के लिए एक बार सजा होगा और गवाही खुद नहीं दे सकते। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दहित्व स्वतंत्रता। प्राण एवं दहित्व स्वतंत्रता, देखिए दोस्तों इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राण और दूसरे दहित्व स्वतंत्रता, यानी कि ये पर्सनल है और ये लाइफ है। देखिए कोई प्राण नहीं ले सकता, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता, आत्महत्या खुद नहीं कर सकते, प्रदूषण नहीं फैला सकते और हेल्थ का ध्यान रखना होगा। यानी कि पहला जो बोलता है कोई दूसरा व्यक्ति प्राण नहीं ले सकता और आत्महत्या भी नहीं कर सकता, प्रदूषण भी नहीं फैला सकता और हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा। तो हमारा पहला टॉपिक यही बोलता है। और दूसरा दैहिक स्वतंत्रता, इसमें दोस्तों इसमें पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है। जो एकांतवास कर सकती हैं, विदेशी यात्रा कर सकती हैं, यह पर्सनल मामला है। हम एकांत में भी रह सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं और अपने प्राइवेसी को भी छुपा सकते हैं दोस्तों। यानी कि हमारा जितने भी निजी हैं उसको हम छुपा सकते हैं, किसी के कहने पर उसे हम नहीं बता सकते हैं। ये हमारा अधिकार है प्राइवेसी को छुपाने का। और उसके बाद आते हैं अभिचार यानी कि एडल्ट्री। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था, यदि शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष के साथ कुछ चक्कर चलाते रहते हैं तो उसे 1997 के तहत महिला को सजा हो जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों कोई भी जो शादीशुदा महिला है वो किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं या फिर कोई गलत तरीकों का काम करता है तो उसके लिए दोस्तों 497 आर्टिकल के तहत उसको जो महिला है उसी को सजा होता है, पुरुष को नहीं होता है। लेकिन अभी दोस्तों इसको 497 को हटा दिया गया है।
आप कैसे भी संबंध बना सकते हैं। जो शादीशुदा महिलाएं हैं उसे विवाह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 21 का का। अनुच्छेद 21 का का में दोस्तों शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का का में दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है उसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जो 86वां संशोधन करके 2002 में लागू किया गया था। अब चलते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या बताया गया है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक दंडात्मक और एक निषेधात्मक। अपराध के बाद और निषेधात्मक मतलब अपराध करने से पहले। जो दंडात्मक है दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपराध कर लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही किए जाते हैं। और इसमें आपको क्या क्या अधिकार हैं आप देख सकते हैं। आपको बिना वारंट के कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको FIR दिखाना होगा, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगर आप चाहो तो अपने साथ वकील रख सकती हो, यानी कि इसमें भी वकील रखने की स्वतंत्रता है। मतलब आपको बिना वारंट के कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और अपने बचाव के लिए आप वकील रख सकते हैं। और जो अपराधी है दोस्तों उसको 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाना जरूरी है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो अपराध के मामले में गिरफ्तार किए हैं उसको 24 घंटे के अंदर जज के पास ले जाना जरूरी है। और दोस्तों जहां पर भी छुट्टी पड़ता है उस टाइम उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और निषेधात्मक क्या है देखिए, इसमें अपराध करने से पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिना वारंट बिना वकील से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें आपका एक भी बात नहीं सुनेगा। और ऐसे कब होता है देखिए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े सभा होते हैं, जैसे कि राजनीति में जो व्यक्ति भाषण देने से उसको शक होते हैं कि इस व्यक्ति जब भाषण देगा तो किसी भी प्रकार का मुसीबत आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों उसको बिना वारंट बिना वकील के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसे तब तक गिरफ्तार करके रखा जाता है जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। और ये गिरफ्तार दोस्तों 3 महीने तक का उसे गिरफ्तार करके रख सकते हैं। इसी को दोस्तों रोलेट एक्ट बोला जाता है, यानी कि काला कानून बोला जाता था पहले जमाने में, जो अब भी लागू है। तो दोस्तों ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है, जिसे संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है दोस्तों, आर्टिकल 19 को, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, संपत्ति का अधिकार और व्यवसाय का अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। जो आर्टिकल 19 है दोस्तों उसमें टोटल 7 पॉइंट को ऐड किया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि संरक्षण। मतलब बिना दोषी के किसी को भी सजा नहीं दिया जा सकता। सजा टाइम पर कानून के अनुसार दिया जाएगा। एक गलती के लिए एक ही बार सजा होगा, गवाही खुद नहीं दे सकते। और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई दूसरा प्राण नहीं ले सकता, आत्महत्या नहीं कर सकते, प्रदूषण नहीं फैला सकते, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और जो दैहिक स्वतंत्रता है, एकांतवास कर सकती हैं, विदेशी यात्रा कर सकती हैं, प्राइवेसी को छुपा सकती हैं, जिसे निजता का अधिकार को हटा दिया गया है दोस्तों। और जो अभिचार यानी कि रियलिटी है उसे खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 का जिसमें दोस्तों शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। मतलब शिक्षा का अधिकार जिसमें 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, जो 66वां संशोधन करके 2002 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ये 2 प्रकार की होती हैं, दंडात्मक और निषेधात्मक। दंडात्मक अपराध के बाद और निषेधात्मक अपराध करने से पहले, जिसमें सबसे पहले आपको गिरफ्तारी करने के लिए वारंट दिखाना होगा, उसके बाद गिरफ्तार किया जाएगा और अपने बचाव के लिए वकील रख सकती हैं। और जो भी अपराधी हैं उसे 24 घंटा के अंदर ही जज के पास ले जाना जरूरी है। इससे ज़्यादा देर तक आप अपने कस्टडी में नहीं रह सकते। और जो निषेधात्मक हैं उसमें बिना गलती के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं उसमें आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों जो मूल अधिकार जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं उसको हम कंप्लीट कर लिए गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम
अगले क्लास में बाकी का जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम टोटल अनुच्छेद 23 से लेकर 28 तक जानेंगे, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों, भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें हम 23 से 28 तक जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अनुच्छेद 23 है उसमें क्या दिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बेगारी, बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। इसमें दोस्तों किसी भी के साथ मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम और बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 में दोस्तों जो बाल श्रम नियोजन है, मतलब जो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे हैं उससे आप काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 ये बताता है बाल श्रम नियोजन, मतलब इसमें जो 14 साल से लेकर कम की आयु के बच्चे हैं उसको आप काम पे नहीं लगा सकते। कैसे काम पे, जैसे कि कारखाना हो गए, कालीन उद्योग, खदान यानी कि कोयला खदान हो गए, पटाखा उद्योग, जितने भी जो खतरनाक होते हैं उसमें आप जो 14 साल से कम की आयु के बच्चे हैं उसको काम में नहीं रख सकते। हाँ दोस्तों, लेकिन घर के काम में वो लोग हाथ बटा सकते हैं, लेकिन जो खतरनाक से भरे काम होते हैं उसमें आप बच्चे को काम में नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 25 में दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब इसमें आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए दोस्तों, जो अनुच्छेद 25 ये बताता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है दोस्तों। आप ईसाई को भी मान सकते हैं, सिख को भी मान सकते हैं, आपका मर्जी जैसे भी चाहे किसी धर्म को मान सकते हैं, आप धर्म को प्रचार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप बहुत सारे, जो धर्म से रिलेटेड आप बहुत सारे काम को कर सकते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 25 यही बताता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब इसमें आप किसी भी धर्म को मानने में स्वतंत्र हैं। और अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब इसमें दोस्तों केवल व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मतलब सामूहिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे हैं दोस्तों, देखिए मान लीजिए जो सिख धर्म के हैं वो पगड़ी लगाते हैं, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको आप मना नहीं कर सकते कि आप इसको कैसे लगाए हो। कोई व्यक्ति जो महिला हैं वो सिंदूर लगाते हैं, वो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है, आप उसे मना नहीं कर सकते दोस्तों आप सिंदूर क्यों लगाए हो। मतलब अनुच्छेद 26 में यही बताया है सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और अगले देखते हैं अनुच्छेद 27, इसमें बताया गया है धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 27 यह बताता है कि किसी भी, जहां पर भी जो धार्मिक कार्य हैं, जहां पर मंदिर बन रहा है और बहुत सारे जिसमें धार्मिक कार्य हो रहे हैं दोस्तों, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 27 के तहत आप जितने भी धार्मिक कार्य हैं, मंदिर हो गए, चर्च हो गए, बहुत सारे हो गए दोस्तों, वहां पर सरकार किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 27 यही बताता है। और अनुच्छेद 28 दोस्तों सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब दोस्तों देखिए, जो सरकार की तरफ से सरकारी संस्था खोला गया है, जैसे कि विद्यालय हो गए और बहुत सारे सरकारी संस्था दोस्तों, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जितने भी स्टूडेंट हैं उसको नहीं बता सकते कि आप बौद्ध धर्म में आ जाइए, आप ईसाई धर्म में आ जाइए, आप ईसाई धर्म का ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसे ही जितने भी धार्मिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप सरकारी संस्था में यानी कि विद्यालय में आप नहीं कर सकते, मतलब शिक्षा नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 28 यही बताता है कि सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो टोटल हम अनुच्छेद 28 तक पढ़ लिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 23 में क्या बताता है, मानव तस्करी, दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बेगारी, बलुआ मजदूर नहीं करा सकते। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम नियोजन, मतलब 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को काम में नहीं करा सकते, जैसे कि कारखाना हो गए, कालीन उद्योग हो गए, खदान हो गए, पटाखा हो गए, इन क्षेत्रों में बच्चे को काम में नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 25 में दोस्तों और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दिए गए हैं, मतलब आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आप धर्म के प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक व्यक्तिगत की स्वतंत्रता है दोस्तों। और अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में सरकारी संस्था में
धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब विद्यालय में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, जिसमें हम 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक कंप्लीट किए हैं। और जो दोस्तों इसका जो बाकी का जो अनुच्छेद बचा है वो कल में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम छोटे छोटे टॉपिक लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो सके। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 6 अनुच्छेद हैं, आपको याद करने में किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं जाएगा। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों जब ये क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भाग 3 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लेकर आएंगे दोस्तों, मतलब MCQ लेकर आएंगे, जिसमें लगभग 200 से 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यकीन मानिए दोस्तों जब 200-300 क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेंगे तो भाग 3 से जितने भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो आपका एक भी नहीं छूटेगा, मतलब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैं लेकर आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो हमारा सभी वीडियो को देखना ना भूलना। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। देखिए दोस्तों भाग 3 मूल अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 से लेकर 35 तक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का तात्पर्य ये है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, मतलब दोस्तों जिनकी संख्या कम है उनके धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक कहने का तात्पर्य ये है मतलब जिनकी संख्या कम है और उनके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी विद्यालय में अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती हैं। मतलब देखिए दोस्तों बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हो गए सिख हो गए, जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इनकी संख्या कम होती है दोस्तों। तो इसको आप किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं कर सकते, विद्यालय में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकते। और जो अल्पसंख्यक के आधार पर दोस्तों धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा के आधार पर आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। मतलब जो अल्पसंख्यक के धर्म आते हैं, लोग आते हैं, उसको आप संस्कृति, भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर आप उसे शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, मतलब शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। और जितने भी व्यक्ति होते हैं उसको विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। मतलब अल्पसंख्यक यही बताते हैं कि दोस्तों जितने भी कम संख्या वाले धर्म होते हैं उसको आप शिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 यही बताते हैं। और अगला देखते हैं अनुच्छेद 30, मतलब अपना संस्था खुद खोल सकते हैं। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है उसका भाषा थोड़ा अलग है, संस्कृति अलग है और सबके साथ बैठकर पढ़ने में असहज महसूस करता है तो वो खुद अपनी संस्था को खोल सकता है। देखिए असहज का मतलब ये है, जैसे देख लीजिएगा जैन धर्म को दिगंबर भी कहते हैं दोस्तों, जैसे कि वो निर्वस्त्र रहते हैं। अगर वो किसी विद्यालय में जाकर अपने आप को असहज महसूस कर सकते हैं, मतलब उसको भाषा के आधार पर, अपने कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर अपने आप को खुद असहज महसूस करते हैं तो अपना संस्था खुद खोल सकते हैं दोस्तों। इसमें 30 में यही कहा गया है कि वो अपनी संस्था खुद खोल सकते हैं। और 29 में यह बताया गया है कि किसी भी को शिक्षा के लिए रोका नहीं जाएगा, अनुच्छेद 29 से बताता है। और 30 में यह बताता है कि दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षा के लिए असहज महसूस हो रहा है तो वो अपना संस्था खुद खोल सकते हैं। और अनुच्छेद 31 क्या बताते हैं? संपत्ति का अधिकार, हमारी संपत्ति कोई भी छीन नहीं सकता। अनुच्छेद 31 में दिए गए हैं संपत्ति का अधिकार, और ये जो संपत्ति है उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई दूसरा व्यक्ति भी छीन नहीं सकता। लेकिन राष्ट्रीयता तथा विकासात्मक को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर चाहे तो उसकी संपत्ति को ले सकते हैं, लेकिन बदले में मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति तो आपका संपत्ति को छीन नहीं सकता, लेकिन राष्ट्रीय हित तथा विकासात्मक, जैसे कि कहीं पर रेल लाइन बिछ रहा है, 4 लाइन बन रहा है, तो वहाँ पर आपका जो संपत्ति है उसको सरकार ले सकती है, लेकिन उसके बदले में आपको जो रेट है, मतलब सरकारी रेट है, उससे 3-4 गुना आपको मुआवजा देना पड़ेगा। अब दोस्तों इस अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया है और 300 के क में भेज दिया गया है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है उसको अनुच्छेद 31 से ख़त्म करके 300 के क में भेज दिया गया है। अब अगला चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32।
संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यदि किसी भी भारत के नागरिक का मूल अधिकार का हनन करता है, मतलब किसी भी भारत के, मतलब हम भारतीय हैं दोस्तों, जिसके नागरिक का मूल अधिकार का हनन करता है या चिंता करता है, तो उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। मतलब हम जो नागरिक है दोस्तों, उसका मूल अधिकार कोई भी नहीं कर सकता, मतलब मूल अधिकार का हनन कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अनुच्छेद 32 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 32 कहता है कि आप हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आपको कोई भी नहीं रोकेगा सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, और ये जो अनुच्छेद 32 है दोस्तों, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। मतलब इसमें जितना भी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप मूल अधिकार को कोई भी हनन करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा। आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आपको दिक्कत ये आएगा, देखिए मान लीजिए कि आपका सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर है, तो अब जाने के लिए तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तो यह क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है दोस्तों कि आप सीधे हाई कोर्ट जाइए, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट दूर है दोस्तों, तो सीधे अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सेम पावर है दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास सेम पावर है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट निकालती हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट निकालती हैं। दोनों एक ही प्रकार की रिट निकालती हैं दोस्तों, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकालती हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिट निकालती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती हैं। अगला देखते हैं पहला में क्या दिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 के तहत रिट निकालती हैं, उसमें से सबसे पहले आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है, 24 घंटे के अंदर जज मतलब न्यायालय के पास ले जाना आवश्यक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को जब आप अरेस्ट करके लाते हैं तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय जज के पास ले जाना जरूरी होता है। यही बताता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और उसके बाद आता है दूसरा परमादेश। परमादेश मतलब आदेश देना। परमादेश मतलब आदेश देना। कोई सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं दोस्तों, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, जिसे परमादेश कहते हैं। अगला देखते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार से ज्यादा काम नहीं कर सकती। जब कोई सरकारी अधिकारी जिसके योग्य नहीं है, मतलब जब कोई सरकारी अधिकारी जिस काम के लिए वो योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम करते हैं, तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल है दोस्तों, उस हॉस्पिटल में एक नर्स है। नर्स का क्या काम होता है, इंजेक्शन देना, टेबलेट देना, ऐसे कार्य काम होता है। और ये दोस्तों ऑपरेशन करने लगेगा, तो जिस काम के लिए ये योग्य नहीं है उस काम को कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसको आदेश दे सकते हैं कि आप अपने योग्य से बढ़कर काम कर रहे हैं। इसी को अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक, और चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब यदि कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तब, जैसे कि जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं है। जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसे रोक दिया जाता है। मतलब जो निचली अदालत है दोस्तों, निचली अदालत कहने का तात्पर्य है हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे कोर्ट हैं दोस्तों निचली अदालत, जिसमें जो कार्य उस कोर्ट का अधिकार नहीं है उस कार्य को कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दिया जाता है। और उत्प्रेषण क्या है, जैसे कि अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुका है, मतलब जो अदालत कोर्ट में काम कर रहे हैं और उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसी को ध्यान में रखकर फैसला सुना दिया जाता है, मतलब उस कोर्ट का फिर भी उसे फैसला सुना दिया जाता है और अपने मर्जी से फैसला लेता है।
तो उसे उस प्रेशर लाया जाता है दोस्तों, मतलब रोक लगाया जाता है किसके तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर आपको जज के पास मतलब न्यायालय में ले जाना जरूरी है। परमादेश मतलब आदेश देना। कोई सरकारी कर्मचारी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है जिसे परमादेश कहते हैं। और अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। जब कोई सरकारी अधिकारी जिसके योग्य नहीं है उससे बढ़कर काम कर रहे हैं उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। और प्रतिषेध, यदि कोर्ट अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तब जब कभी निचली अदालत कोर्ट ऐसे काम कर रहे हैं जो उसके अधिकार में नहीं रहते हैं और उसे रोक दिया जाता है तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, उसे प्रतिषेध कहते हैं। और उत्प्रेषण अपने अधिकार का उल्लंघन कर चुका है मतलब फैसला सुना चुका है और वो अपनी मर्जी से फैसला सुना दिए हैं तब उत्प्रेषण लाया जाता है और उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे रोक दिया जाता है, उसे उत्प्रेषण कहते हैं। तो हम 5 रीट समझ लिए दोस्तों। ये कौन से आर्टिकल के तहत निकालते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत निकालते हैं और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत रीट निकालते हैं। देखिए अब चलते हैं अनुच्छेद 33 जिसमें कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 33 में, जैसे कि गुप्तचर, मीडिया, सेना, इनका मूल अधिकार छीन लिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गुप्तचर हो गए, मीडिया हो गए, सेना हो गए, इनके उसको छीन लिया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। और अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र में केंद्र सेना का कानून चलेगा। मतलब जो क्षेत्र है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ पर सेना का कानून चलता है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका कोई अधिकार नहीं होगा, सेना चाहेगा वैसा कर सकते हैं। इसी को अनुच्छेद 34 में बताया गया है कि सैन्य क्षेत्र जहाँ पर सेना का कानून चलेगा। और अनुच्छेद 35 इसमें दोस्तों मूल अधिकार को लागू करना। अनुच्छेद 35 में यह बताया गया है कि मूल अधिकार को अच्छी तरह से लागू करना, मतलब जो मूल अधिकार है उसको आगे बढ़ाने की बात करना। संसद को यही अधिकार है कि मूल अधिकार को बढ़ाने की शक्ति, मतलब संसद के पास इतना शक्ति है दोस्तों वो मूल अधिकार को आगे बढ़ाने की बात कर सकती हैं। ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, अनुच्छेद 35 में दिए गए हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद में रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार कहते हैं दोस्तों। जो अनुच्छेद 14 से 18 है उसे समानता का अधिकार, और 19 से 22 इसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार जिसे खत्म कर दिया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद ये 33 है, इसे संवैधानिक उपचार कहते हैं। तो हमारा कितने प्रकार हैं दोस्तों, इसमें 7 प्रकार हैं, लेकिन एक प्रकार को हटा दिया गया है इसलिए हमारा 6 प्रकार की हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार। तो दोस्तों ये जो हमारा भाग 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम जितने भी अनुच्छेद थे उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं दोस्तों। और अगले क्लास में हम इसका जितना भी MCQ बन सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।